नमस्कार। आज सवेरे में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज डॉक्टर जी.सी. खिलनानी के साथ। डॉक्टर साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, व्हाट आर योर मॉर्निंग्स लाइक? आर यू एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन? सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं? Normally I get up early, go for a walk, spend few minutes on yoga and then I start my day. सो इन दी हॉस्पिटल यू आर मीटिंग लॉट ऑफ पेशेंट्स। पल्मोनरी मेडिसिन के दायरे में क्या आता है? काफी शिकायतें आ रही हैं आजकल लोगों को। जो पल्मोनरी मेडिसिन है इसका मतलब है लंग्स, और इसको चेस्ट भी कहते हैं और लंग्स भी कहते हैं। तो पल्मोनरी मेडिसिन के दायरे में आता है एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, इसके अलावा निमोनिया। तो ये 5-6 बीमारियां हैं जो पल्मोनरी मेडिसिन के दायरे में आती हैं। उसके अलावा बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो लंग्स को होती हैं, जो रेयर होती है, जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होती है जिसमें सांस फूल जाती है। बेसिकली बात करें तो जब सांस फूलती है तो 2 कारण होते हैं मेन, या तो वो लंग्स की वजह से होती है यानी फेफड़े की वजह से, या फिर होती है वो हार्ट की वजह से। तो जब हार्ट की वजह से नहीं होती है तो हम फेफड़े का हिस्सा देखते हैं। तो सुबह सुबह उठ के जब मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं या लोग जॉगिंग जब करते हैं और उनका सांस फूल जाता है, तो ये क्या रिस्क फैक्टर है? क्या डॉक्टर के पास जाएं फिर? नहीं, रिस्क फैक्टर नहीं है। अगर वो कोई भी आदमी दौड़ेगा, सीढ़ी चढ़ेगा, तेज सीढ़ी चढ़ेगा, सांस तो फूलेगी, लेकिन वो सांस फूलती है कुछ सेकंड के लिए और कुछ सेकंड के बाद उसको नॉर्मल फील होने लग जाता है। अब कोई आदमी जो 40 मिनट वॉक करता है, 50 मिनट वॉक करता है कई सालों से, और आज वो 10 मिनट भी नहीं कर पाता है और उसकी सांस फूलती है, तो ये अब नॉर्मल है। इसके लिए उसको फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन लंग्स को हम हेल्दी रखें, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? लंग्स को हेल्दी रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि स्मोकिंग से दूर रहे। ये प्राइमरी चीज है। जो टोबैको स्मोकिंग है वो सबसे बड़ा मेनस है लंग्स को हार्म करने वाला। उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और तीसरा जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो है प्रदूषण। जो प्रदूषण हमारे यहाँ बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, और जिसमें भारत देश सबसे आगे। तो अगर प्रदूषण से आप बच सकें तो बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा लंग्स को अगर हेल्दी रखना है तो अपने जब भी लंग्स की कोई प्रॉब्लम हो, कोई इन्फेक्शन होता है, निमोनिया होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसका जल्दी और पूर्ण तरह इलाज करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, ये भी कई बार कहते हैं कि जैसे सुबह आप उठें तो गहरी लंबी सांस लें ताकि लंग्स पूरे फूलें, ये भी जरूरी है? देखिए, ये जो हम वॉक करते हैं या दौड़ लगाते हैं या योगा करते हैं, ये लंबी सांस ही है, लंबी। लेकिन कोई ये सोचे कि वो 5 बार लंबी सांस लिया और उसने अपने लंग्स को हेल्दी कर लिया, तो वो ठीक नहीं है। उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज करना ही जरूरी है। तो लेटेस्ट अब एडवांसमेंट्स क्या हैं ताकि अगर लंग्स की खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाए तो अब फुली क्योरेबल है? जो एस्थमा है, दमे की बीमारी, उसके इतने अच्छे इलाज मौजूद है कि एक एस्थमेटिक या दमे का रोगी वो सब कुछ अचीव कर सकता है जो नॉर्मल आदमी अचीव कर सकता है। जैसे ओलंपिक गेम्स होती हैं तो 5 से 10% उसमें जो मेडल विनर्स होते हैं वो एस्थमेटिक्स होते हैं। पहले जो है वो निमोनिया सबसे कॉमन कॉज होता था डेथ का, बिफोर एडवेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो ये जो एंटीबायोटिक्स का जो आई है हमारे पास रिसर्च के माध्यम से, वो एक बहुत ही बड़ा हमारे पास आर्मामेंटोरियम है लंग्स की बीमारी को ठीक करने का। तीसरा है जो बहुत बड़ा कारण होता था बीमारी का और डेथ का, वो होता था ट्यूबरकुलोसिस। 1942 के पहले ट्यूबरकुलोसिस के लिए कोई दवाई नहीं थी, जबकि ट्यूबरकुलोसिस का पता चल गया था 1888 में रॉबर्ट कॉक ने। तो सोचिए कि 60 साल तक ट्यूबरकुलोसिस का बीमारी का पता लग जाता था, दवाई नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में हर तरह की दवाइयां मौजूद हैं और हर बीमारी का इलाज होता है। एक बीमारी जिसका इलाज ठीक से नहीं हो पाता है वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर में जो है जो 5 ईयर्स सर्वाइवल हम कहते हैं कि लंग कैंसर, वो बहुत कम होता है। बहुत कम लोग 5 साल तक जिंदा रह पाते हैं डायग्नोसिस के बाद, क्योंकि लेट डायग्नोसिस होता है और इसके इलाज भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसलिए लंग कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कि प्रिवेंशन ही एक इलाज। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे आज बात होती है कि हार्ट ट्रांसप्लांट इज अ रियलिटी, किडनी ट्रांसप्लांट इज अ रियलिटी, व्हाट अबाउट लंग ट्रांसप्लांट? लंग ट्रांसप्लांट भी होते हैं।
दोनों लंग भी ट्रांसप्लांट किए जाते हैं और एक लंग भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। एक तो यह है कि जैसे किडनी एक आदमी दे सकता है, लाइव कोई अपने बहन को दे देता है, कोई भाई को दे देता है, लंग नहीं दे सकता, क्योंकि एक लंग पर जीवन ठीक नहीं चल सकता। तो ये कैडेवर से ही आएगा। दूसरा है कि लंग ट्रांसप्लांटेशन की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती है। मुझे थोड़ा दुख के साथ ही कहना पड़ेगा कि अब तक भारत में एक भी लंग ट्रांसप्लांट नहीं हो पाया। कोशिश चलती है लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। But you're optimistic next 5 to 10 years time horizon? होना चाहिए, 10 साल में तो बिल्कुल होना चाहिए। And डॉक्टर साहब, we also hear about stem cells these days कि जी मास्टर सेल्स हैं, अगर डॉक्टर कह दे आप इंजेक्ट कर दें तो वो वही बॉडी पार्ट रेप्लिकेट हो जाता है। हाँ, ये एक मेडिकल साइंस में बड़ी एडवांसमेंट है और स्टेम सेल का रोल बहुत सारी बीमारियों में, जैसे स्ट्रोक्स में है, टर्मिनल हार्ट डिजीजेज में आ रहा है, पैरालिसिस में आ रहा है। लेकिन लंग डिजीजेज में कोशिश चल रही है। जैसे कुछ लंग कैंसर में ज़्यादा रोल नहीं है। एक बीमारी होती है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जिसमें कि लंग में फाइब्रोसिस हो जाता है, वो उसकी कैपेसिटी वो सिकुड़ते जाते हैं और उसका कारण भी कुछ में पता होता है, कुछ में नहीं होता है। उसमें सिर्फ 2-4 केसेस में ही ट्राई किया गया है, लेकिन अब तक ब्रेक थ्रू नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन का इस समय उसमें कोई रोल नहीं। और आपने जो ट्यूबरकुलोसिस की बात की, वहां पर वन ऑफ द कंसर्न्स यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द मेडिकल सर्कल इज आल्सो अबाउट द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। तो क्या ये रेजिस्टेंस जो होती है ये अब डेवलप हो रही है कि वही स्ट्रेन को इम्यूनिटी नहीं मिल पाती? ट्यूबरकुलोसिस एमिनेंटली ट्रीटेबल है। आराम से 6 महीने के डॉट्स के माध्यम से भारत सरकार जो है ना मुफ्त इलाज मुहैया करा रही है। लेकिन इस समय 2 से 5% केस जो है ना, वो आपने जो वर्ड का टेक्निकल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, मतलब कि वो कीटाणु कई दवाइयों से रेजिस्टेंस होता है उसमें। तो जो हम साधारणतया दवाइयाँ देते हैं उससे मरीज ठीक नहीं होगा। उसके 2 नुकसान, एक तो बेचारा मरीज ठीक नहीं होगा, दूसरा ये कि वो घूमता रहेगा और उसी कीटाणुओं को वो फैलाता रहता है। उससे वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का जो इंसिडेंस है वो कम्युनिटी में बढ़ता जाता है। अब आप कहेंगे कि होता क्यों ये शुरू में जब बीमारी का पता चला था तो ड्रग रेजिस्टेंस नहीं था। लेकिन ड्रग रेजिस्टेंस इसलिए होता है कि अगर किसी बीमार का इनकम्प्लीट इलाज किया जाए, जैसे उसको 4 दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई, उसने 5 दिन ली, 7 दिन ली, फिर बंद कर दी, फिर उसको तकलीफ हुई, फिर डॉक्टर के पास गया, उसने फिर दवाइयाँ लिखी, फिर 1 महीना लेके फिर बंद कर दी। तो बंद नहीं करनी है? बंद नहीं करनी है। या फिर 4 दवाइयाँ दी, 2 खाई, 2 साथ में रख ली। ये एक सिंगल कारण है ड्रग रेजिस्टेंस का। तो मैसेज ये है कि अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस है तो उसका पूरा इलाज करना चाहिए, तभी ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस को प्रिवेंट। बीच में लोग कहते हैं जी अब मैं ठीक हो गया इसलिए डिसकंटिन्यू कर दिया, ये नहीं करना है। हाँ, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है कि 1 महीने में या 1.5 महीने में मरीज बिल्कुल अच्छा महसूस करने लग जाता है। बुखार उतर गया, खांसी नहीं है, एनर्जी लेवल आ गया, मुंह से खून आता था वो भी बंद हो गया, तो वो सोचता है मैं तो ठीक हो गया। लेकिन अगर वो उस स्टेज पे दवाई बंद कर देंगे तो ट्यूबरकुलोसिस फिर उभर के आ जाएगी। ये जो 6 महीने का इलाज दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस को जड़ से शरीर से खत्म कर दिया जाए। राइट। वो फिर ना। एंड डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू मेक ऑफ द लेबोरेटरी फैसिलिटीज हियर इन इंडिया? डू यू थिंक दैट द डिफरेंट स्ट्रेन्स आर वेल कैरेक्टराइज्ड, उनको ठीक से मेंटेन किया जाता है, उनकी सप्लाई ठीक से है? जो स्टैंडर्डाइज्ड लेबोरेटरीज हैं वो इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये एक हमारे मेडिकल फैसिलिटीज में कमी है। लेकिन भारत सरकार ने स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज, जैसे एक ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर है चेन्नई में है, दिल्ली में भी रेफरेंस लेबोरेटरी, दे आर कॉल्ड रेफरेंस लेबोरेटरीज। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकारी यानी गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। लेकिन जितनी ट्यूबरकुलोसिस की हमारे यहाँ प्रेवलेंस है, जितनी कॉमन है, उतनी लेबोरेटरीज नहीं है। बीमारी डायग्नोस करने की तो है, लेकिन एक होता है सेंसिटिविटी, कि आप किसी पेशेंट के स्प्यूटम को एग्जामिन करके ये बता सकें कि ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है कि नहीं है, उसको कहते हैं ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट। वो फैसिलिटीज हमारे यहाँ कम है।
वो अभी डेवलप हो रही है, लेकिन अभी समय लगेगा। जी, और कौन से इश्यूज हैं जहां पर रिसर्च वर्क चल रहा है, बिकॉज यू बीन एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन योरसेल्फ? रिसर्च इसी में चल रहा है, ड्रग रेजिस्टेंस में बहुत चल रहा है, लंग कैंसर में रिसर्च चल रहा है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं। ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेज होती हैं, उसकी बात हमने नहीं करी है। जैसे जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं या स्टोन क्वारीज में काम करते हैं, कोल माइंस में काम करते हैं, कॉटन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, एस्बेस्टस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, कुछ को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता। ये मैं मतलब गर्व के साथ कह सकता हूँ कि बहुत अवेयरनेस हमारे देश में आ गई है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे मार्बल इंडस्ट्रीज है, वहाँ काफ़ी प्रिवेंटिव एक्शंस अभी लिए जाते हैं। दूसरा, ये जो टोबैको रिलेटेड बीमारियां हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या सीओपीडी है, उसमें हम लोग काफ़ी काम करते हैं। और हमारे जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं, जो क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैं, जो मेरा एक मेन इंटरेस्ट है, उसमें सबसे कॉमनली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के ही पेशेंट्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी फेलियर में चले जाते हैं। उस पे हम लोगों ने काफ़ी काम करते हैं और उसमें कई तरह के तरीके होते हैं उनको इलाज करने के लिए। उसमें एक नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर करके एक मशीन होती है, उसमें हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी रिसर्च हुआ। तो डॉक्टर साहब, जैसे अब काम काफ़ी है, जैसे आप कह रहे हैं, जो पल्मोनरी मेडिसिन के दायरे में आता है, तो यंगस्टर्स जो इस समय प्रोग्राम देख रहे हैं, वुड यू एनकरेज देम दैट दे कैन मेक अ गुड करियर इन पल्मोनोलॉजी? और ऑल्सो बिकॉज यू आर प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कॉलेज of chest physicians, do you think there is a need for a lot of chest physicians in our country? देखिए, जो स्पेशलिटी ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन है, पहले 40 साल पहले इसका नाम होता था ट्यूबरकुलोसिस एंड चेस्ट डिजीज, इसको टीबी कहा जाता था, तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता था करियर। लेकिन अब ये पल्मोनरी मेडिसिन हो गया, इसमें कई सारी फैसेट्स हैं। कुछ बीमारियों की बात मैं कर चुका हूँ, कुछ होते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स, वो भी पल्मोनरी मेडिसिन में आते हैं। इसके साथ जुड़ी हुई होती है क्रिटिकल केयर। क्रिटिकल केयर मतलब जो पेशेंट सीरियसली इल है, वो कभी भी उसकी डेथ हो सकती है, उसको लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत है। तो ये पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी हो गई है। इसमें अब डीएम की डिग्री भी दी जाती है, जैसे डीएम कार्डियोलॉजी होती है, न्यूरोलॉजी होती है, हेमेटोलॉजी होती है। तो ये बहुत स्पेशलिटी है। और जो यंगस्टर्स हैं वो करियर अपने आप ढूंढते हैं, मुझे उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो बहुत हमसे भी ज्यादा समझते हैं। तो पल्मोनरी मेडिसिन का जो ये डिपार्टमेंट है, ये एक स्पेशलिटी के तौर पर सामने आ रहा है, इसमें करियर भी बन सकता है। तो ये तो बात रही डॉक्टर खिलनानी से उनके प्रोफेशनल करियर के बारे में। आप पिछले 2 दशक से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से जुड़े हैं, लेकिन एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे। जब वापस लौटेंगे तो डॉक्टर खिलनानी से जानेंगे कि जयपुर में उनकी स्कूलिंग, कॉलेज के दिन कैसे थे और उनकी हॉबीज क्या हैं। हमारा संकल्प कि हम बनाएं कुछ बेहतर और बेहतर। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर और अधिक शक्तिशाली। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मेरी फिटनेस का सीक्रेट प्रिया गोल्ड मारी लाइट बिस्किट, जो है 89.9% फैट फ्री। लाइट खाओ, लाइट रहो।